Very good afternoon to everyone. I Deepti Mahindra. Welcome to you all at Mahindra's YouTube official channel. गाइज आज का सेशन आपका शुरू हो चुका है और आज के सेशन में हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इस बैच के बारे में आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा। ये हमारा बैच आपका आरआरबी पीओ मेंस के लिए स्टार्ट हुआ है। टाइमिंग्स आपके यहाँ पर है 12 to 3। ठीक है, सबसे पहले आपकी इंग्लिश क्लास होगी, देन आपकी हिंदी क्लास होगी, देन जीए, कंप्यूटर, रीजनिंग एंड मैथ्स की क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे होगी जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। तो कोई एग्जाम्स को भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, फिर केवल 15 डेज बचे हैं। तो हमारा बेसिक अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा पार्ट क्या रहेगा, डिस्कशन का। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने डिस्कस आपके हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम आपके आगे के आने वाले सेशंस में और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए आज के सेशन में अगर यहाँ पे बात करूँ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे जो डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके होमवर्क क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कल हमने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपकी बात करेंगे आपके टेलीग्राम चैनल के बारे में, रीजनिंग महिंद्राज लाइव और दीप्ति महिंद्राज रीजनिंग के नाम से हमारे चैनल है। आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरी। अगर आपको आगे कोई क्वेरी होती है किसी भी टॉपिक में, तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, दोनों चैनल्स हमारे यहाँ पर टेलीग्राम पर हैं, आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका डिस्कस करेंगे होमवर्क क्वेश्चन। आई होप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है आपका, बट थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चन से, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पहले एग्जाम में पजल में पूछा गया है, मेंस के पेपर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करिएगा। कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट ये जो क्वेश्चन है आपका इजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो 7 पर्सन्स हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आर born in this month of March in different years। ठीक है, their age are calculated on the same month with respect to 2018। मतलब जब आप पर्सन की एज कैलकुलेट करोगे तो कब तक करोगे, 2018 तक उनकी एज कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक नोट आपको गिवन है, इट इज मेंशन दैट अ पर्सन एज इज कंसीडर्ड एज द लास्ट टू डिजिट ऑफ अनदर पर्सन्स बर्थ ईयर, देन इट विल बी इन एनी सीक्वेंस। सपोज करो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अगर ए का जो ईयर है वो आपका 1942 है ना, कितना है 1942, और आपसे बोला गया है बी की जो एज होगी वो इसकी लास्ट टू डिजिट होगी। क्या होगी बी की एज, इसकी लास्ट टू डिजिट यहाँ पर होगी। तो हमारे क्वेश्चन में लास्ट टू डिजिट क्या बनती है, ए की 42, तो बी की जो एज है वो 42 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती है, किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पर बन सकती है। आगे बोला गया है आपको एग्जाम्पल में यही चीज आपको दी गई है, इफ द एज ऑफ x इज कंसीडर्ड एज द लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ y विच इज 1947। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बोला गया है x की एज क्या होगी, आपकी लास्ट टू डिजिट, किसकी लास्ट टू डिजिट, y के बर्थ ईयर की, तो y का बर्थ ईयर 1945 है, तो x की एज क्या क्या हो सकती है, किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है लास्ट टू डिजिट की, 54 भी हो सकती है एंड 45 भी आपकी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है कि जो पर्सन का ईयर होगा, बर्थ ईयर, वो इन दोनों ईयर के बीच में होना चाहिए। जो भी पर्सन्स का 8 पर्सन्स का ईयर आएगा वो इन दोनों के बीच में आपका आना चाहिए। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, पर्सन को अरेंज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद उनकी एज को रखेंगे और हमारे क्वेश्चन में उनके ईयर को, बॉर्न ईयर जब वो पैदा हुए हैं उनको आप अरेंज करेंगे। अब सिंपल सी बात है, हमारे क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपको बोला गया है जो आपका P है वो 1998 में बॉर्न है, मतलब उसका ईयर आपको 1998 दिया गया है। अगर वो 1998 ईयर उसका है तो 2018 तक वो कितने साल का हुआ होगा भाई, 20 साल का होगा। कितने साल का होगा, 20 साल का। तो यहाँ पे हमें उसका ईयर और एज पता चल गई। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ P एंड T इज 5 ईयर। P और T की जो एज का डिफरेंस है वो 5 साल है। अब P हमारे क्वेश्चन में यहाँ अरेंज है और T हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे अरेंज है, तो इनकी जो एज डिफरेंस है वो कितना साल का है, 5 साल। तो अगर ये 20 तो ये 15 और 25 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपका 15 5 का बनेगा और दोनों में ही आपका 5 5 का डिफरेंस बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर टी 15 ईयर्स का है, कितने साल का है, 15 साल का है, तो उसका ईयर क्या होगा, 2018 से अगर आप देखते हैं तो उसका ईयर यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 2003। ठीक है, या फिर आप 1998 में ऐड कर दो 5 साल, 2003 ही आएगा आपका।
ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं, अगर वो 25 ईयर्स का है तो उसकी जो ईयर है वो कितना हो जाएगा आपका 1993। ठीक है, आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं बात करूं टी के हमारे कितने ईयर आ गए, आपके 2 ईयर आ गए और 2 एज आ गई। ठीक है, तो दोनों ईयर और दोनों एज हमारे यहाँ पर आपके कंसीडर होंगे। अभी हमारे पास कोई भी, अभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई कंडीशन हमें दी नहीं गई ऐसी। आर की जो एज है वो किसके इक्वल है, लास्ट टू डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ टी। जो टी का बर्थ ईयर है दैट इज 2003 एंड 1993, आर की एज उसकी लास्ट टू डिजिट है। तो मैं कह सकती हूँ आर की एज हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, 03 एंड 30 भी कंसीडर कर सकते हैं और 93 एंड 39 भी कंसीडर कर सकते हैं। किसकी एज, आर की एज, क्योंकि वो लास्ट टू डिजिट है टी के ईयर के। टी का जो ईयर है उसकी लास्ट टू डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 एज आपकी कंसीडर कर ली है। एंड हिज एज इज नॉट इवन नंबर। एंड किसके लिए यूज हुआ है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर आर के लिए यूज हुआ है। जैसे हम आपके सिटिंग में पढ़ते हैं पजल में, एंड फर्स्ट पर्सन के लिए आता है तो आर के लिए यहाँ पर आएगा। आर की एज इवन नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर ये 3 साल का है तो सिंपल सी बात है, 2018 तक वो 3 साल का हुआ है तो मतलब 2015 में पैदा हुआ होगा। ठीक है, अगर 2015 में पैदा हुआ होगा तो ये ईयर इनके बीच में नहीं आ रहा है। ये जो ईयर हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं इनके बीच में ये ईयर नहीं आ रहा है, तो ये वाली एज आपकी कैलकुलेट नहीं होगी। सेम अगर मैं बात करूँ 93 भी कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि उसका ईयर भी 1974 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, उसका ईयर भी 19 आपके 34 अराउंड बैठेगा और ये ईयर हमारा हो नहीं सकता है। हमारे जो ईयर होंगे जिसमें लोग आपके बॉर्न हुए होंगे वो 1974 से 2008 के बीच में बॉर्न हुए होंगे। तो यहाँ पे टी की एज हमारे क्वेश्चन में क्या, आर की एज क्या कंफर्म हो गई, 39। तो आर की एज मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, 39 लिख दी। अब सिंपल सी बात है, अगर उसकी एज 39 है तो उसका ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे 2018 तक। देखो, वो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 18 साल और पीछे पिछले 21 साल, तो 19 सेंचुरी के आपके 21 ईयर्स और इसके 18 ईयर्स, 19 और 21 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका 39 ही आएगा। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ 1979 में वो बॉर्न हुआ होगा। ठीक है, 1979 में वो बॉर्न हुआ होगा। और जो टी के ईयर हैं वो कैसे कैंसिल हो गए हमारे, देखो 2003 से हमारी एज नहीं बन रही है, 2003 से हमारी एज नहीं बन पा रही है तो ये हमारा ईयर क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। और अगर ये ईयर हट गया तो ये एज भी आपकी हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आर की एज बन रही है वो 39 से बन रही है और 39 आपका कैसे आया है, 1993 से आया है। तो इसीलिए हम 2003 वाले जो आपका ईयर बन रहा था टीका उसे एलिमिनेट कर देंगे। यू की एज एक स्क्वायर नंबर है किसके बीच का, टी की एज का और आर की एज का। टी की एज कितनी है यहाँ पर आपकी 25, आर की एज आपकी 39 है। इनके बीच में कोई स्क्वायर नंबर आता है, यस दैट इज 36, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की एज की आपकी यू की एज क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अगर वो 36 साल का है तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कह सकती हूँ कि वो आपका 1982 में बॉर्न हुआ होगा। कब बॉर्न हुआ होगा, 19 प्लस 3 कर दो आप, तो 1982 में वो आपका बॉर्न हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद एस की एज आधी है किससे, वी की एज से। अभी हमें एस की एज नहीं पता है, ना ही वी की एज पता है। हुज एज इज लास्ट टू डिजिट ऑफ यू बर्थ ईयर। अब हमारे क्वेश्चन में हम बात करें आपके यू का जो बर्थ ईयर है, यू का जो यहाँ पर आपका बर्थ ईयर है वो 1982 है, तो वी की एज उसकी लास्ट टू डिजिट होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ वी की एज जो है वो 82 और 28 दोनों कंसीडर करेंगे हम। किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है। क्या 82 हो पाएगी, नहीं। अगर 82 आप रखते हो तो कहीं ना कहीं वो आपका 1974 से पहले बॉर्न हुआ होगा, 1974 से पहले जन्मा होगा। और हमारे जो ईयर होने चाहिए वो इनके बीच में होने चाहिए। तो 82 भी हमारे क्वेश्चन में क्या हो गया, कैंसिल। जैसे 93 कैंसिल हुआ था ऐसे 82 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर 28 साल का है, अगर वो 28 साल का है तो उसका बॉर्न ईयर यहाँ पे लिखिए 19, आपका आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 1990। अब एस की एज आधी है किससे, वी की एज से। वी की एज हमारे पास 28 आ गई तो एस की एज कितनी आएगी, यहाँ पर 14 आ जाएगी, आधी। अगर वो 14 साल का है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम ईयर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2004 आपका ईयर बनेगा अकॉर्डिंग टू 2018। हम देखेंगे अगर वो 14 साल का है, 2018 में 14 साल का हुआ है तो मैं वहाँ पे कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो 2004 में आपका बॉर्न हुआ होगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट, द सम ऑफ पी एंड एस इज टू मोर देन दैट ऑफ क्यू। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पी और एस की एज ज्यादा है किससे, क्यू से 2 ज्यादा है, किससे, क्यू से 2 ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कह सकती हूँ
यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन में कह सकती हूँ कि जो पी और एस की एज होगी दैट इज, अगर यहाँ पे देखा जाए 20 एंड एस की एज 14, 34 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सॉरी ऐड ही करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। अब ये ऐड जब आप करोगे तो दो ज़्यादा है तो दैट मीन्स ये जाके इधर माइनस हो जाएगी। तो क्यू की एज कितनी बनेगी आपकी? 32। क्यू की एज कितनी बनेगी यहाँ पर आपकी? 32 बनेगी। तो यहाँ पे आपका 32, और अगर ये 32 आ गया तो इसका ईयर आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर वो 32 ईयर्स का है तो देखो उसकी एज यहाँ पर आपकी बनेगी 19 एंड आपके 18 साल पीछे हो गए, और 18 साल पीछे हो गए तो 14 साल बचे, 1986। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1986 क्या आ जाएगी उसकी? यहाँ पे ईयर आ जाएगा। तो ये करेक्ट कंडीशन आपकी क्वेश्चन में यहाँ पे बन जाएगी। आई होप सभी को ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इजी क्वेश्चन है, पेपर में चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आर्ग्यूमेंट वाला है। यहाँ पर क्या बोला गया है आर्ग्यूमेंट में? सबसे पहला पॉइंट हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें गवर्नमेंट की बात को कभी भी टालना नहीं है। गवर्नमेंट की बात को हमें क्या करना है? हमेशा एग्री करना है। क्या करना है? हमेशा एग्री उसे करना है। सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। इसके बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको अपने क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, हमारी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो हमारी स्टेटमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो है वो स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या मानी जाएगी? 100% ट्रू मानी जाएगी, जैसे सिलॉग्स में हम मानते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके क्वेश्चंस में, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू देना है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही देना है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पर अपने क्वेश्चन में कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं कंडीशन आपकी गलत हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई होप सभी को यहाँ पर कंडीशन समझ में आ गई होगी। बोला गया है शुड वुमेन्स बी गिवन 50% रिजर्वेशन इन ऑल ऑफिसर लेवल रिक्रूटमेंट इन दी बैंक्स। ठीक है, क्या आपकी वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ऑफिसर लेवल पे? तो आपकी पहली आर्ग्यूमेंट क्या कह रही है कि यस दे दिया जाना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी पहली वाली आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन अपनी सेकंड वाली आपकी आर्ग्यूमेंट को पढ़ेंगे। कभी भी दोनों आर्ग्यूमेंट को कंपेयर नहीं करोगे, कभी भी दोनों आर्ग्यूमेंट को कभी भी कंपेयर नहीं करोगे। ठीक है, अलग अलग उन्हें पढ़ोगे, अलग अलग समझोगे, जैसे हम आपकी डाटा सफिशिएंसी में करते हैं। जैसे डाटा सफिशिएंसी में करते हैं, इस कंडीशन को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग ही सॉल्व करेंगे आप। आपसे क्या बोला गया है? क्या वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ऑफिसर लेवल पे? तो हाँ जी, दिया जाना चाहिए। दे आर इक्वली कैपेबल एज इवन मोर कैपेबल देन मेन। क्योंकि वो आपकी कैपेबल है, इवन ज्यादा कैपेबल है, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपकी आर्ग्यूमेंट बनेगी वो क्या बनेगी? रॉन्ग बनेगी। अब रॉन्ग क्यों बनेगी? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर वो आपकी मेन से ज्यादा कैपेबल हैं, अगर वो आपकी मेन से ज़्यादा कैपेबल हैं तो उनको क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी? अगर मैं आपसे कैपेबल हूँ ज़्यादा तो क्या मुझे रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मैं बिना रिजर्वेशन के भी सिलेक्शन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो रीज़न दिया गया है वो वहाँ पर आपका वैलिड रीज़न नहीं है, वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? रॉन्ग हो जाएगी। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट आपसे क्या बोला गया है? नो, नहीं, रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में 50% जो वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देन हु विल शोल्डर द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल्सो रिड्यूस द चांस ऑफ बॉयज। कि रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारी अगर रिजर्वेशन हमने दे दिया तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, और ये लड़कों का चांस भी क्या कर सकती है? कम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिकल पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं बनेगा, ये लॉजिकल पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। और दोनों ही कंडीशन आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? रॉन्ग। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? नीदर नॉर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका? नीदर नॉर। ना तो पहली फॉलो करेगी ना ही आपकी सेकंड वाली फॉलो करेगी कंडीशन। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी तक। अब अगर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन आपके पेपर क्वेश्चन आपका क्या बना है? ठीक है, बोला गया है, पहले स्टेटमेंट को पढ़िएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से, देन अपनी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को उसके साथ साथ ही। शुड बी द गवर्नमेंट मेक इट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट टू जॉइन द कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट।
मतलब गवर्नमेंट में जो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट कराया जाता है मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वही प्राइवेट को भी क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। दैट मीन्स वो कंपलसरी कर देना चाहिए वहां पर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, नहीं कंपलसरी नहीं करा जाना चाहिए। क्या मना कर रहा है कि हमारा जो गवर्नमेंट बात बोल रही है उसे कंपलसरी नहीं करना चाहिए। क्यों? द प्राइवेट इंस्टीट्यूट शुड अलाउ टू डिसाइड देयर ओन एडमिशन स्ट्रेटजी टू मेक देयर मोर सुटेबल फॉर जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट की बात को अभी मैंने पीछे बताया है, गवर्नमेंट की बात हमेशा हम क्या करेंगे, एग्री करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात को मना किया जा रहा है, और अगर गवर्नमेंट की बात को मना किया जा रहा है तो यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा। पहले वाला क्या बनेगा आपका यहाँ पे रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम नो के बेसिस पे अपने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। किसके बेसिस पे आंसर कर रहे हैं? नो के बेसिस पे, कि हमारा जो गवर्नमेंट का आपका कॉमन टेस्ट करा रही है वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए प्राइवेट में भी। ठीक है, प्राइवेट में कंपलसरी यहाँ पे उसे मना करने के बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बात को हम टाल नहीं सकते हैं, तो पहली आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगी। अब सेकंड देखो, सिंपल सी बात है, सुटेबल। अच्छा आप एक चीज खुद ही सोचो, स्ट्रेटेजी जो क्राइटेरिया है वो सुटेबल हो जाएगा, मोर सुटेबल हो जाएगा जॉब्स के लिए। अच्छा जब आप सपोज करो आप कहीं पे क्या कहते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा ना आपको डिवाइड किया जाता है, चलिए गवर्नमेंट वाले एक साइड हो जाइए और आप प्राइवेट वाले एक साइड हो जाइए। तो कहीं ना कहीं लॉजिकली आपको सोचना होगा अपने पॉइंट को, लॉजिकली भी अपने पॉइंट को सोचना होगा कि भाई ऐसा कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी कभी भी करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे भी उसे मान सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा नहीं हो सकता है लॉजिकली, तो हम इस कंडीशन को कभी भी करेक्ट नहीं बोलेंगे। आगे वहां पर अगले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि यस क्राइटेरिया कंपलसरी कर देना चाहिए, ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट शुड बी फॉलो अ कॉमन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या कहलाएगी आपकी, करेक्ट। क्यों करेक्ट कहलाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट है और चाहे वो गवर्नमेंट है, उनका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए, चाहे वो आपका क्या कहते हैं गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट हो। तो उसे कंपलसरी करने की बात कह रही है, तो वहां पे उसे कंपलसरी कंडीशन आपको कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओनली सेकंड क्या बनेगा यहाँ पर आपका, राइट आंसर बनेगा। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका और भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी आपकी स्टेटमेंट है और आर्ग्यूमेंट है। शुड the retirement age of all teachers of all government schools should be increased to 65। तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट की एज है टीचर्स की गवर्नमेंट स्कूल में वो इंक्रीज कर देनी चाहिए 65, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, पहली आर्ग्यूमेंट कह रही है कि यस कर देनी चाहिए। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी टीचर्स। अब सिंपल सी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आई होप आपको, आई थिंक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप सभी को पता है जो हमारा क्राइटेरिया है वो 60% है। ठीक है, 60% हमारा यहाँ पर एज रिटायरमेंट का एज है, और यहाँ पे उसे 65 करने की बात बोली जा रही है, बढ़ाने की बात बोली जा रही है। तो पहली आर्ग्यूमेंट कह रही है कि यस हमें एज क्या कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। क्यों बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि एक्यूट जो हमारे क्वालिटी टीचर्स हैं उनकी क्या है, शॉर्टेज है, उनकी शॉर्टेज है। इसीलिए ये चीज हमें पहले बोल दी गई है कि शॉर्टेज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो आपकी वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 65 कर रहे हैं। तो पहली वाली कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, ट्रू हो जाएगी। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद नो, नहीं ऐस अब अगले पॉइंट में मना कर रहे हैं, अगले पॉइंट में उसी को ना करने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बातें अलग अलग सही हैं, दोनों बातें अलग अलग क्या है आपकी, सही है। एक बार तो उसे सही बोला जा रहा है, एक बार उसे गलत बोला जा रहा है। क्यों गलत बोला जा रहा है? कि नहीं हमें 65 क्राइटेरिया नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो यूथ है उसे नौकरी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बिल्कुल सही, आप सभी को पता है पहले गवर्नमेंट टीचर्स रिटायर होते हैं, उसके बाद जाके आपकी क्या निकलती है, वैकेंसीज। तो अगर उनकी इंक्रीज और कर दी एज, तो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपकी ये वाली आर्ग्यूमेंट भी क्या बनेगी, करेक्ट बनेगी। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। यस, अगला पॉइंट कह रहा है कि यस ऐसा होना चाहिए, आपकी जो पॉलिसी है वो 65 कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कैन डिफर पेमेंट टूवर्ड्स रिटायरमेंट ऑफ दीज टीचर्स। तो देखो पेमेंट की यहाँ पर कहीं बात नहीं हो रही है। ठीक है, पेमेंट के हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बात नहीं हो रही, डिफरेंस की बात नहीं हो रही है। तो ये कंडीशन हमारी कभी भी करेक्ट नहीं होगी, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे नहीं बनेगी।
ठीक है, पेमेंट डिफर हो जाएगी पेमेंट, तो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारी कंडीशन में। तो ये आपकी थर्ड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आपकी स्ट्रांग बनेगी। आई होप सभी को यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो लॉजिकली थर्ड वाली जो है वो लॉजिकली आपकी यहाँ पे ट्रू नहीं है, कोई उसका यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा है, इसीलिए हमने उसको रॉन्ग बोला है। आगे अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोर्स ऑफ एक्शन का है। किसका क्वेश्चन है, कोर्स ऑफ एक्शन का। कोर्स ऑफ एक्शन में भी वही सारी चीजें फॉलो होती हैं जो आपके अजम्पशन में और आपके आर्ग्यूमेंट में फॉलो होती हैं। वही गवर्नमेंट की बात को हमें हमेशा मानना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कोई बात कर रही है तो वो हमारी क्या होगी, हमेशा करेक्ट होगी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व करके लेकर आइएगा। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को हम आपके जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। और अगर हम यहाँ पे बात करें ऑनलाइन बैचेस के बारे में, तो ऑनलाइन बैचेस का यहाँ पे आपको लिस्ट लगी हुई है। आप ऑनलाइन बैचेस भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जनवरी 2021 के। और आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में आंसर अपना ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है। और जो नए कैंडिडेट्स आज जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा फॉर further updates. Thank you everyone. Take care all. Thank you all.